इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसा ये लाइन है एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट करता रही है और वाई एक्सिस पे बी, ये बी इंटरसेप्ट, तो उसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ए इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन के लिए, अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ a 0 0। वाई एक्सिस को b डिस्टेंस पे, तो ये हुआ 0 b 0, और जेड एक्सिस को c डिस्टेंस पे, तो ये हुआ 0 0। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए प्लेन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए से पास होगा तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराते हैं, इसका नाम कैपिटल ए दे देता हूँ, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल। एक्स की जगह आप पुट करोगे कैपिटल ए प्लस डी इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई, ये a 0 0 से पास हो रहा है, तो x की जगह a, y की जगह 0 एंड z की जगह, यहाँ से आपको स्मॉल a मिल जाएगा माइनस डी अपॉन कैपिटल ए, ये वैल्यू मिली। ठीक वैसे ही ये पास हो रहा है 0 भी 0 से, तो क्या वैल्यू मिलेगी, d स्मॉल b प्लस d इक्वल टू 0, स्मॉल b इक्वल टू माइनस डी अपॉन कैपिटल B, ये वैल्यू मिली। नेक्स्ट है, ये किससे पास हो रहा है, c से, तो क्या वैल्यू मिलेगी, c इक्वल टू माइनस डी बाय कैपिटल C। अब ये सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो कैपिटल A की जगह क्या आएगा, कौन बताएगा, माइनस डी बाय स्मॉल a, ये x और इंटू माइनस डी बाय स्मॉल a माइनस डी अपॉन स्मॉल b माइनस डी अपॉन स्मॉल c z एंड प्लस d इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, d से d को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, या फिर कॉमन निकाल के उसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, माइनस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी एंड माइनस जेड बाय सी प्लस 1 इक्वल टू 0। और 1 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ए, बी और सी इंटरसेप्ट ए करता है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, अभी तो पूरा यही चलने वाला है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल, जैसे हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल, तो लाइन के बीच का एंगल का मतलब क्या है, वो दो वेक्टर जो लाइन के पैरेलल है उनके बीच का एंगल फाइंड करते हैं। ठीक वैसे अगर प्लेन की बात करूँ तो प्लेन के लिए एंगल कहाँ फाइंड करूँगा, प्लेन में कौन सा वेक्टर होता है, उसका नॉर्मल वेक्टर,
प्लेन की इक्वेशन का मतलब क्या, उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, उस प्लेन का नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड कर लो, वही क्या मिल जाएगा आपका प्लेन के बीच का एंगल। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है इधर ऐसे पास हो रहा है, इन दोनों के बीच का अगर ये एंगल की बात करूं तो ये एंगल मिलेगा कैसे, इसका एक नॉर्मल इधर जाएगा n1, इसका एक नॉर्मल इधर जाएगा n, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इन दोनों प्लेन के बीच का होगा। क्या ये समझ में आया आपको? अगर ये एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये अगर थीटा, तो ये कितना होगा बता सकता है कोई? ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। क्या सही बोल, सोच के देखो। ठीक है, 180 माइनस थीटा। अगर दो प्लेन के बीच का एंगल ये 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, मतलब दो प्लेन के बीच का एंगल आपको मिल गया थीटा, वही थीटा जो दो नॉर्मल के बीच का एंगल। क्लियर है? अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो आपको प्लेन का जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मिलता है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू v1। ये प्लेन की इक्वेशन होती है। अब n1 वेक्टर भी हो सकता है और यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। अगर यूनिट वेक्टर है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी, अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये कुछ स्केलर क्वांटिटी है। इसको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये जो इसका नॉर्मल वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। कुछ ध्यान आया? दो तरह की इक्वेशन बताई थी, एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट ये, और इसका नॉर्मल वेक्टर गिवन है n वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन थी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन थी। यहां से आपको मिला था r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर, इसको बोला था d, कोई स्केलर क्वांटिटी है उसका नाम रख दिया d। दूसरा बताया था कि ये प्लेन, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस d है, और इसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर n कैप, तो उसकी इक्वेशन बताई थी आपको r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d। अब ये जो d है वो क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस नॉर्मल की। ठीक है, प्लेन की। अब दोनों ही केस में ये है नॉर्मल वेक्टर और ये है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों ही बातें किसके लिए काम कर रही है, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के वेक्टर की बात करें। तो अब हम जो एंगल निकालेंगे दोनों प्लेन के बीच का, तो क्या करेंगे, दोनों नॉर्मल के बीच का, एक वेक्टर प्लेन की इक्वेशन ये है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन n2 इक्वल टू d। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों ये यूनिट वेक्टर भी हो सकते हैं और नॉर्मल के वेक्टर भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल। अब एंगल क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये दो प्लेन के बीच का एंगल। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, अगर n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो dr है वो है a1 b1 एंड c1, और n2 नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो वो है a2 b2 एंड c2, तो cos थीटा क्या होगा बता सकते हो? cos थीटा आ जाएगा आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a1 b1 a1 a2 b1 b2 एंड c1, कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ इसका a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, ये, और ये किस फॉर्म में होगा, जब दो प्लेन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, ax प्लस b1y प्लस c1z प्लस b1 इक्वल टू 0। ये एक प्लेन है। दूसरा प्लेन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में या जनरल फॉर्म में हो सकता है। इन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल इस तरह से फाइंड करते हैं, और यहाँ पे इस फॉर्म में हो तो इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होगी,
दोनों प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों प्लेन, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। जैसे बात करें ये वॉल है, आपको दिख रही है जिस पे बोर्ड लगा हुआ, और एक ये वॉल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल से, ठीक है, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, ये वाली एक लाइन बनती है, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कल बताया था आपको। अब ये हो जाएगा, आप बताओ अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो क्या कंडीशन आएगी, a1 a2 0 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, ये कंडीशन किसके लिए, इसके, ठीक है। अब करो, ये मेन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल से रिलेटेड, सारे तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखिए फाइंड द एंगल between the planes टू एक्स प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू प्लस 3, 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड r वेक्टर डॉट 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 5। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताइए जल्दी से। एंगल फर्स्ट का कितना मिला, cos inverse 11/21 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 11/21, ये राइट आंसर। किसी को डाउट है
इसका एंगल cos थीटा 11/21 कैसे मिला? किसी को डाउट नहीं है? चलिए ये बताइए। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये एक प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए और इन दोनों के बीच का एंगल। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है। cos थीटा इक्वल टू 0 मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। देखो कैसे, एक प्लेन की इक्वेशन आ गई। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या? z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन के अंदर z क्या होता है? 0। तो ये क्या होगा आपके पास? एक प्लेन तो ये आ गया ax प्लस by प्लस r इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन z इक्वल टू 0। ये दो प्लेन है, ठीक है। अब देखिए x का कोएफिशिएंट a1 की जगह क्या लिखा हुआ है? a, b1 की जगह क्या लिखा हुआ है? b, एंड c1 की जगह 0, a2 की जगह 0, b2 की जगह 0, एंड c2 की जगह 1। गुड। तो cos थीटा क्या होगा? देखिए cos थीटा a1 a2 a2 0 0, b1 b2 0, c1 c2 डिवीजन के अंदर कुछ भी आए cos थीटा 0। अगर cos थीटा 0 तो एंगल 90, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसमें भी बिल्कुल ऐसा है, परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो आपको समझ में आया। अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी? आइडेंटिकल है तो क्या कंडीशन होगी? एक प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक कंडीशन पढ़ी, दो लाइन आपको गिवन है, ये टू वेरिएबल, दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, टू वेरिएबल। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो या कोइंसाइड करें तो क्या कंडीशन थी? किसी को ध्यान है? अगर पैरेलल हो तो क्या होता है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ध्यान है आपको? और अगर पूरी की पूरी कोइंसाइड करे, एक ही दोनों लाइन हो तो क्या कंडीशन थी? c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो जाता है। बिल्कुल प्लेन में भी ऐसा ही, दोनों प्लेन पैरेलल है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, तो क्या होगा? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 बट नॉट इक्वल टू d1 by b2। कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए उनका रेशियो। अगर वो इक्वल हो गया तो ये पूरा का पूरा प्लेन एक दूसरे को कवर करोगे, एक ही प्लेन हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आइडेंटिकल। एक जैसा, उसकी क्या कंडीशन होगी? a1 by b2, हाँ b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, और ये d1 by d2 भी दोनों इक्वल हो। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अगर दो प्लेन पैरेलल है या आइडेंटिकल है तो क्या कंडीशन है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल प्लेन होगा उसकी कोई इक्वेशन बता सकता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वन बता सकता है? इसके पैरेलल एक प्लेन चाहिए हमें, क्या होगा? ये सारे टर्म तो वैसे ही रहने वाले हैं, प्लस
के इक्वल टू 0 या लैम्बडा या कोई भी वैल्यू, ये कांस्टेंट है वो अलग हो जाएगा, बाकी पूरा बिल्कुल ऐसे। समझ आया? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। एक प्लेन और एक लाइन, ये प्लेन लाइन की इक्वेशन आ गई, ये प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब फाइंड कैसे करें लाइन और प्लेन के बीच? लाइन के लिए तो हमारे एक वेक्टर गिवन होगा, लाइन गिवन है मतलब वेक्टर गिवन, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर। ये किसकी इक्वेशन है? लाइन, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये प्लेन की इक्वेशन। अब हमें एंगल चाहिए किसके बीच का? लाइन और प्लेन के बीच का। हम फाइंड क्या कर सकते हैं? नॉर्मल और लाइन के बीच, ये आ गया इसका नॉर्मल। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या चीजें हैं? नॉर्मल एंड वेक्टर लाइन का, तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल ऐसे निकाल सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। कैसे निकाल सकता हूँ? क्या आएगा? v1 वेक्टर डॉट n वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये आ गया cos 90 माइनस। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा, तो ये आया sin थीटा इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट n वेक्टर और v1 का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? समझ में आया सबको? ये एंगल आया किसके बीच का? लाइन और प्लेन के बीच का। अब यहाँ से अगर आपको थीटा ढूंढना है तो साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, तो थीटा मिल जाएगा आपको। ये था वेक्टर की फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन गिवन हो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस b इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसे मिलेगा हमें? साइन थीटा इक्वल टू, बोलो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू, इसको देख के बताओ, a1 b1 c1 upon square root of a1 square b1 square plus c1 square, दूसरा a square plus b square plus c। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। फाइंड एंगल between line क्या है? x plus 1/3 इक्वल टू y minus 1/2 इक्वल टू z minus 2/4 and the plane 2x plus y minus 3z plus 4 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ।
हाँ साइन इनवर्स बिल्कुल -4/√406 सबको ये मिला। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक और टॉपिक पढ़ते हैं फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको ध्यान से समझिए, इससे हम लोग इमेज वगैरह सब कुछ फाइंड करने वाले हैं। प्लेन की एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको किसी को फॉर्मूला याद है स्ट्रेट लाइन का? एक लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी को ध्यान है? ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0, ठीक है। और ये पॉइंट है x1, y1, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस c = ये डिस्टेंस थी। अब प्लेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? c z + d = 0, एक और आ जाएगा z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cz1 + d + c। ये डिस्टेंस आ गई एक पॉइंट की प्लेन से परपेंडिकुलर। ये कैसे आई वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। ये तो आपको अपने स्ट्रेट लाइन से याद है, ध्यान से देखना। ये एक प्लेन, उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन में आपको बताता हूँ। और एक ये पॉइंट है P, जिससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस P पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये तो पता है ना आपको, है ना? ये अल्फा वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर, और ये प्लेन की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में r वेक्टर डॉट n वेक्टर = d, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाले डिस्टेंस। अगर मैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट ढूंढ लेता हूँ तो क्या फिर मैं डिस्टेंस ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखो। क्या नाम है? देखो क्या नाम है तेरा? ब्रज के पीछे बहुत दिनों बाद आया तो इसको अजीब सा लगा। इतने सारे कैसे? रोज तो मोबाइल के सामने बैठता है, अकेला बैठता है, कुछ भी कर सकता है। आज कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये एक लाइन है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका नाम m दे देता हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या pm एक लाइन होगी? pm प्राइम मिनिस्टर नहीं, pm mp बोलते हैं, ये एक लाइन होगी। लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? किसी को पता है कि एक लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए? एक तो वो पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो रही है, और एक वो वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल लाइन है, ये जिसके थ्रू लाइन जा रही है। क्या ये समझ में आया? क्या आपके पास दोनों चीजें हैं? दोनों चीजें हैं ना? एक तो वो पॉइंट है और एक प्लेन का नॉर्मल है ना? नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्या नॉर्मल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी है, तो इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा? होगा ना? तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल सकती है, इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम क्या होगी? आर वेक्टर = अल्फा वेक्टर प्लस लैम्ब्डा टाइम एन वेक्टर। ये किस को समझ में नहीं आया? ये चीज किस को समझ में नहीं है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए था जो आपको ऑलरेडी गिवन है, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और इस प्लेन का नॉर्मल जो आपको इक्वेशन में गिवन ही होगा। प्लेन गिवन है तो नॉर्मल भी गिवन है, तो ये वेक्टर मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन पे कोई मुझे पॉइंट चाहिए। आपके पास कोई भी एक लाइन है, उस पर आपको जनरल पॉइंट चाहिए, तो आप कैसे निकालते? ये क्या है? ये जनरल पॉइंट ही तो होता है। अगर आप इस r की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे है ना? आपको पता है r को क्या लिया था हमने? x y z। तो अगर मुझे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या मिलेंगे? यही मिलेगा। ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सोच के देखिए। क्या अगर मुझे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछता हूँ या m पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछता हूँ तो यही होगा?
हाँ अल्फा प्लस लैम्बडा एन उसी लाइन पे तो है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम क्या होगा, आर वेक्टर मतलब अल्फा प्लस लैम्बडा टाइम एन। ये किस किस को समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये आर जो है वेक्टर, ये जनरल पॉइंट होता है, इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है। मैंने अभी ये मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पूरा अगर ये यहाँ पे है तो क्या ये पॉइंट प्लेन में भी होगा? ये तो कैसा पॉइंट है, इस लाइन पे भी और प्लेन पे भी है, दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह, ये प्लेन और ये लाइन, ऐसा पॉइंट जो दोनों को टच कर प्लेन पे भी होगा, तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये सेटिस्फाई कराता हूँ प्लेन से, तो क्या बनेगा, आर वेक्टर की जगह मैं लिखता हूँ ये अल्फा प्लस लैम्बडा एन, क्या आएगा, अल्फा वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये बात समझ में आई? सबसे पहले आपको एक पॉइंट गिवन था और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, इससे आपने ये लाइन की इक्वेशन ढूंढ ली, फिर आपने एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए, ये एम पॉइंट कहाँ पे है, प्लेन में है, तो आपने सेटिस्फाई करा दिया। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से लैम्बडा कैसे मिलेगा, अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्बडा एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू डी। तो लैम्बडा क्या मिलेगा यहाँ से, डी माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है आज, पहले दिन ही ऐसा लग रहा है, थक तो नहीं गए? हाँ, यही सुनना चाह रहा है कि मैथ्स में क्या, ठीक है। आगे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है वो तुम जानो, मैथ्स के लिए एकदम फ्रेश था। लैम्बडा मिल गया आपको, अब मुझे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, तो एम क्या होगा, देखो एम का पोजीशन वेक्टर अब क्या होगा, अल्फा प्लस लैम्बडा मतलब डी माइनस अल्फा वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और ये साथ में एन वेक्टर। ये मुझे क्या मिला, एम अब मिला पोजीशन वेक्टर। क्या किसी को डाउट है? अब मुझे कोई बताएगा कि एमपी वेक्टर क्या होगा, एमपी वेक्टर, एमपी वेक्टर क्या होगा, अल्फा वेक्टर माइनस एम का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, अल्फा माइनस अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा डॉट एन और एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये एन वेक्टर, ये है एमपी वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, एमपी वेक्टर इक्वल, ध्यान से देखो क्या बनने वाला है, ये एन मैग्नीट्यूड स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा माइनस ये अल्फा इंटू अल्फा डॉट एन वेक्टर, फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस डी एन वेक्टर माइनस माइनस प्लस अल्फा एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लिखा क्या होगा, एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या ये बात, अच्छा अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा एन, ऐसा है, ये मिस्टेक हो गई है, अल्फा के डिवाइड में नहीं है, एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी वेक्टर डी माइनस अल्फा डॉट एन और ये एन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या, इस स्टेप तक एमपी वेक्टर हमने ढूंढ लिया,
हाँ कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। एम्प्टी वेक्टर आ गया। अब ये डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए वेक्टर की, तो वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो एम्प्टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को डी दे तो कैपिटल डी, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया अल्फा डॉट एन वेक्टर माइनस डी, इसका मैग्नीट्यूड, ये एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब आपको मिला अल्फा डॉट एन माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ में आई? आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। ये डिस्टेंस है एक पॉइंट से किसी प्लेन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें हो क्या रहा है सोच के देखो, ये प्लेन था, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन थी, आर का मतलब एक्स वाई जेड, उस एक्स वाई जेड की जगह क्या आया? अल्फा, जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब x1 y1 z1 आ गया। और अपॉन में क्या, इसका जो अल्फा के साथ जो मल्टीप्लाई में है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया। क्या ये वही चीज है? समझ आया? ये डिस्टेंस है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसको लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग चलते हैं, किसी को कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो कैसे फाइंड करें, वहां से हम लोग इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज भी फाइंड करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे 2019 जेई के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों बहुत ही सिंपल, अगर फॉर्मूला ध्यान रखें। रख दो उसको। अब ये प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x1, y1, z, ठीक है। अब देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होगी? pm इक्वेशन ऑफ लाइन pm। तो बताएगा, आप में से कौन बताएगा, जल्दी बताओ। लाइन की इक्वेशन पीएम की, पॉइंट भी है और वेक्टर भी है, मतलब डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर की। हाँ, x माइनस x1 ऑन ए, ये क्या होता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो जिसके पैरेलल वो लाइन है। तो इसका वेक्टर कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ABC। समझ आ रहा है? या ऐसे मैं खुद ही समझ रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा? इक्वल, हाँ कुछ बोल रहे सर, ऐसा ही हो रहा है। हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भाई अपना घर ही याद आ रहा है। मस्ती से बैठे थे, जैसे जाओ ऐसे कपड़े पहने हैं, सामने खाना रखा हुआ है, खा रहे हैं, उधर टीवी चल रही है, हॉलीवुड की मस्त मूवी चल रही है, ध्यान उधर है, मोबाइल ऑन रखा हुआ है। सर पूछे कि आंसर दो, तो बोले अच्छा अच्छा ये सब पूछा है। फिर देखते एक दूसरे का किसी और को चैट करके पूछते हैं, अरे तुमने क्या आंसर लिखा? फिर वही आंसर। ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस लाइन पे अगर कोई जनरल पॉइंट चाहिए तो क्या होगा? अब तो बता सकते हैं इस लाइन पे जनरल पॉइंट, या फिर लगता है ऑनलाइन क्लास जिसने ज्वाइन नहीं की उसको कुछ भी पता है क्या चलता है, ठीक है। हाँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट चाहिए, मान लो m पॉइंट चाहिए, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हो? यहाँ से पॉइंट लाइन से, ये लाइन की इक्वेशन है, प्लेन की नहीं है। नहीं, पहले पॉइंट तो बता, कौन बताएगा इस लाइन पे जनरल पॉइंट? माधव बता, विवेक, x1 प्लस लैम्बडा a, x1 प्लस लैम्बडा a, ये कहाँ से आया पता है?
इन तीनों को किसी एक क्वांटिटी के इक्वल पुट करेंगे लैम्बडा के इक्वल, तो ये उधर जाएगा a लैम्बडा और x1 उधर जाएगा, तो x1 प्लस लैम्बडा a। दूसरा क्या होगा y1 प्लस लैम्बडा b। तीसरा क्या होगा, ये m पॉइंट मिला, ठीक है। क्या ये पॉइंट इस प्लेन में होगा, प्लेन में होगा ये पॉइंट, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें क्या मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, मजा आ रहा है, लैम्बडा मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले किया था, इस पॉइंट में आप पुट करा दें, a x की जगह लिखा x1 प्लस लैम्बडा a प्लस b, y की जगह लिखा y1 प्लस लैम्बडा b एंड प्लस c, z1 z की जगह लिखा z1 प्लस लैम्बडा c, और ये आ गया d इक्वल टू 0। ये लैम्बडा फिर कहाँ पुट करेंगे, इस m के अंदर। और आपके पास अगर m है और ये p है, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ से ढूंढिए, ax1 प्लस लैम्बडा a स्क्वायर, by1 प्लस लैम्बडा b स्क्वायर, cz1 प्लस लैम्बडा c स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस ax1 माइनस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, किसी को डाउट है, नो डाउट, ठीक है। अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ, ये m पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कोई बताएगा क्या होगा, m ये रहा x1 प्लस लैम्बडा a, x1 प्लस लैम्बडा की जगह ये पुट करना है, क्या आएगा x1 प्लस लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, m मिलेगा। हाँ क्या लिखूं बताओ, माइनस ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d इंटू a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये a भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, एक पॉइंट ही ढूंढते हैं, दूसरा y और z वैसे ही मिल रहे हैं। m रुपल को 3 दाने लगे, x1 a स्क्वायर, x1 b स्क्वायर और x1 c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x1 माइनस ab y1 और माइनस ac z1 माइनस ad डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। किसी को डाउट, कैंसिल करूं, अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, मैंने एक ही कोऑर्डिनेट निकाला है, बाकी आप लिख देना x1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab y1 माइनस ac z1 माइनस a, और ये होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैंने सिर्फ x के कोऑर्डिनेट लिखा, ये वाला y और z भी ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट करना भूल गए, सी स्क्वायर के बाद मिस्टेक हुई है, नहीं चलो सी स्क्वायर के बाद ब्रैकेट करना है, कौन सा ब्रैकेट, वो लास्ट स्टेप में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा
समझ जाने का ही। ये x1 आ गया, y1 आ गया और ये z1 आ गया और ये d आ गया। ठीक है, अब जब इसके साथ डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो उससे आपको डिस्टेंस क्या मिलेगी, आप घर पे कैलकुलेशन कर लेना। ये मिलेगी ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये डिस्टेंस मिल गई एक पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके साथ ही हम दो चीजें और ढूंढ लेते हैं यहां से। एक साथ हो गया। चलिए, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर प्लेन को किस पॉइंट पे कट करेगा या प्लेन के किस पॉइंट पे गिरेगा। x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। सोचिए, मैंने यहां से इस x को बोला था कि m के कोऑर्डिनेट है, वही से तो नहीं निकाला है ना। तो x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा लिखा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या मिली हमको, लैम्डा की वैल्यू अभी क्या मिली थी, ये मिली थी माइनस ऑफ ax1 by1 cz1 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस। क्या ये बात समझ में आ गई? इससे मुझे क्या मिलेगा, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई, ये लैम्डा है तो a लैम्डा प्लस x1, यही तो है x1 प्लस a लैम्डा, y1 प्लस b लैम्डा और z2 प्लस c। इस पर 2019 में दो क्वेश्चन पूछे गए इस फॉर्मूले में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या ये समझ में आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लास्ट इमेज ऑफ P। इस P पॉइंट की इमेज यहां बनेगी Q। अगर उसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है तो कोई बता सकता है उसकी वैल्यू में कहां से ढूंढूंगा, x2, y2, z2 है तो हाँ, सोच के देखिए, क्या ये m पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। इमेज पूछ रहा हूं, इमेज ऑफ P, किसी पॉइंट की प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज, पॉइंट यहाँ है, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इक्वल डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये है इमेज की उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये m पॉइंट P और Q का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो, ये x1 है ये x2 है, तो m के क्या होंगे, m है x, हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2। क्या ये समझ में आया? अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या चेंज जाएगा, सोच के देखो जल्दी से। x की जगह अगर मैंने x1 प्लस x2 बाय 2 लिखा तो क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, z2 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। क्या ये बात समझ में आई? 2 कहाँ से आया, किसी को डाउट? x1 प्लस x2 बाय 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, वो 2 इधर मल्टीप्लाई करके, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी जस्ट डबल डिस्टेंस होगी तो ये 2 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो आपने एक साथ कितनी चीजें पढ़ी, किसी पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट से अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेंगे और q उसकी इमेज, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेंगे x2 by 2 z। कैसे करोगे, ये a इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और x1 उधर ले जाओगे। अब आप में से कोई बताएगा abc क्या है, abc क्या है, क्वेश्चन लिखा हो तो आप लिखोगे कैसे, abc क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल। प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो है abc। x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट जहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये है। और ये x2 by 2 z2 क्या है, उसकी इमेज। क्लियर है सारे पॉइंट?
आज जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, शाम को आप सब लोग एग्जाम देना जरूर, ठीक है। વાહ વાહ બેટા બેસો બેસો ચકી બેસો કોને તમને કીધું બહાર આવવાનું અત્યારે હે ક્યાં સરે કીધું